PMLN के 4 बड़े लीडर किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा आप हमें क्यों नहीं सोचते। पहले फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, भाई जरूरत हो ना यार, बताओ ना कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। मेरा चैलेंज है उधर, बताए ना आगे। जब आप बबांगे दोहल कह रहे हैं रोज कि हमें डील मिल गई है और पिछले 3 महीने से मिल गई, तो जवाब पहले आपने देना है, आपको डील किससे मिली है। बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है, हकीकत ये नहीं है। इनकी भी ऑडियो आ रही है, इनमें से कुछ लोगों की आपस में बात करने की कि ये फड़े गए ने और पार्टी के ऊपर टेक ओवर कर लिया। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही। तरीका कार भी आ जाएगा सामने आप सबके। जहाँ तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज रखे। अगर वो अपने मौके से हट रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलकर काम करें। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना है। अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजारनी है। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। इस्लामाबाद में जो भी है सिचुएशन लेकिन नॉर्मल नहीं है, ये मैं आपके साथ बिल्कुल किसी खौफ और ख़तरे के बगैर कॉन्ट्रडिक्शन के कह सकता हूँ। कुछ दिनों से एक अफवाहें, स्पेकुलेशंस और ज़राए की ख़बरें बड़ी खौफनाक शिद्दत से इसमें इजाफा हो गया। क्यों हुआ है हमने पहले भी देखा है और ये पहली बार नहीं हुआ। एक सेंस ऑफ डेजा वू हुआ है, हमने पहले भी हुकूमतों को इस तरह आते भी देखा है, जाते भी देखा है, लेकिन एक अनसर्टनटी, एक फ़ज़ा, फेयर ऑफ द अननोन का एनवायरनमेंट बनती जा रही है इस्लामाबाद में। वज़रा की बातें सुने तो वो कहते हैं जी 4 लोग जाके मिले। आज जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने कहा जी 4-5 लोग मिले। फिर उन्होंने ये भी कह दिया एक नई ऑडियो आने वाली है। जब आप ऑडियोज़ की बात करते हैं, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की टेप्स की बात करते हैं, तो ये टेप्स आप और मैं नहीं करते। ये अगर करती हैं तो एजेंसीज़ करती हैं। तो एजेंसीज़ इस मुल्क में किसके पास हैं? एजेंसीज़ इस मुल्क में या सिविलियन हुकूमत के पास एक एजेंसी है, इसको IB कहते हैं, या मिलिट्री के पास अपनी एजेंसीज़ हैं, चाहे ISI है चाहे MI है। तो किसी एजेंसी ने टेप किया है, अगर टेप किया तो क्यों किया है, और अगर है तो उसका गवर्नमेंट के मिनिस्टर को क्यों पता। और ख़ास तौर पे एक कुछ हफ्ते पहले तक एक ये भी बहस इस मुल्क में चल रही थी कि जी ये एक पेश में नहीं है, बहुत इश्यूज़ हो गए। फिर एक मुलाकात होती हैं, 2 मुलाकातें होती हैं रादर, आर्मी चीफ़ की भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी। उसके बाद ये ख्याल को तकवीत मिलती है कि हालात बेहतर हो गए हैं, ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर विज़िट भी करते हैं ISI के हेडकोार्टर, उससे मज़ीद तकवीत मिलती है। हो क्या रहा है इस मुल्क में इस वक्त? ये क्यों अपोजिशन जौन सी है उसके स्टांसेस एकदम बदलने शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज़, शाइफा खान अब्बासी, दूसरे लोग तमाम बातें करते थे आइन के मुताबिक होगा, कोई गैर आइनी चीज़ से कोई चेंज नहीं आएगी। सडनली हमने देखा कि मरियम नवाज़ ने उठ के बयान दाख दिया कि जी बात जो भी हो, जो मर्जी तरीका हो, आप हुकूमत को जाना होगा। अजीब एक हम देख रहे हैं एक फ़िज़ा बनाई जा रही है या बन गई है। फिर उसके ऊपर अब लेटली बात शुरू हो गई है कि जी नवाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं वापस। उसको खुद उनके अपने लोग तकवीत दे रहे हैं, आ नहीं रहे। मेरी भी इत्तला है बिल्कुल कोई प्लान नहीं आने का, लेकिन तकवीत दी जा रही है। एडिंग टू द अनसर्टनिटी। हो क्या रहा है इस मुल्क में? क्या स्टॉर्म इन द टी कप है कि वाकई कुछ फ़ज़ा सी बन गई है? क्योंकि जो एजिटेशन है उसकी भी समझ नहीं आ रही। PDM ने जो मार्च अनाउंस की हुई है मौलाना फजल रहमान साहब ने, वो 23 मार्च को जी हम शुरू करेंगे, 2 अप्रैल को रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने 2 दिन के लिए लोग सिर्फ सड़क पे निकाल के वापस घरों में भेज जाने हैं तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? आज बिलावल भुट्टो साहब ने इंदिया दिया है कि शायद ये इस पर कोई PDM के साथ दोबारा कोई मिल के भी बात हो सकती है। उन्होंने कहा मेरी बातें माननी शुरू हो गए हैं, काफ़ी बातें हैं, मैं भी आपको सुनाऊँगा अभी। तो वील ट्राई टू मेक अ सेंस ऑफ ये क्योस जो नज़र आ रहा है, जो क्रिएटेड क्योस मैं तो कहूँगा, इसी को सेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हमें स्टूडियो में जो ज्वाइन किया मुशर्रफ जैदी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट कॉलमिस्ट, थैंक यू मुशर्रफ। मेरे साथ ज़रार खोड़ो साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और अपना प्रोग्राम भी करते हैं ज़रा हट के डॉन पे। मज़हर अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। और हम बात भी करेंगे, तारिक जुनैद से भी बात करेंगे, आप में से बहुत कम लोग जानते हैं उन्हें। आज एक सर्वे निकला वेरी इंटरेस्टिंगली, इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च IPOR, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है जिसने
बड़े पॉजिटिव लाइट में डाला है। जैसे लोग बहुत खुश हैं उस्मान बुज़दार साहब से भी, और लोग बहुत खुश हैं महमूद खान से खैबर पख्तूनख्वा में भी। फिर ये समझ नहीं आती कि इतने बुरे वो इलेक्शन क्यों हारी है उनकी पार्टी वहाँ पे, अगर सारे खुश हैं। लेकिन टाइमिंग ऑफ द सर्वे, ये सवालात के जवाब के बजाय ज़्यादा सवालात उठते हैं कि ये सर्वे किसके कहने पे किया गया, किसके इमाम पे किया गया, कौन और क्या इसके रिजल्ट्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ज़रार से मैं ज़रा शुरू करता हूँ, बल्कि एक सेकेंड, विद परमिशन ऑफ ऑल द फ्रेंड्स, तारिक जुनैद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट पब्लिक ओपिनियन। तारिक साहब, दो चीज़ें पहले हमें सर्वे का बताएं, बिकॉज हम जब भी कोई सर्वे आता है पब्लिक ओपिनियन का, हम ज़रा उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखते हैं, और इस सर्वे की फाइंडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दो लोग बड़े अच्छे हैं। पहले ये बताएं कि ये सर्वे किसने कमीशन किया था आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू टू द हम न्यूज़ फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द टीवी। ये सर्वे असल में हम पहली दफ़ा नहीं किया। हम कोई तकरीबन पिछले 10 साल से इस तरह टाइम टू टाइम कोई 5-6 महीने बाद, साल बाद इस तरह हम एक सर्वे निकालते हैं। और आप देखेंगे हमने पहले 3 साल मुकम्मल होने पे और 2 साल मुकम्मल होने पे हुकूमत के भी सर्वे किए थे। तो अभी आजकल चूंकि ये हवा चल रही थी कि शायद स्नैप इलेक्शन नहीं, लेकिन कोई सर्वे आपको कमीशन करता है ना, कोई डोनर होता है, कोई क्लाइंट होता है। इस सर्वे को किसने कमीशन किया था आपको? जी, ये इसको हम खुद ही करते हैं। ये सर्वे हम खुद करते हैं, क्योंकि ये आप जिस तरह कह लेंगे लोगों को फील देने के लिए, लोगों को इंटरेस्ट रखने के लिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने इसमें, तारिक, आपने इसमें कहा है कि 3769 आपके इंटरव्यूज़ हुए। मैंने आज 2-3 जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लोगों से बात की जो सर्विस करती हैं। उन्होंने कहा कि जी आप जब हम पॉलिटिकल इंटरव्यू करते हैं तो ज़मीन पे हम इंटरव्यू करते हैं, फ़ोन्स और उस पर नहीं, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं। तो कम अज़ कम कोई कॉस्ट रफली 1500 रुपया पर बंदा आती है। तो ये तकरीबन 60 लाख मिनिमम डायरेक्ट कॉस्ट है। 60-70 लाख का अगर आपने सर्वे किया है तो दैट्स बिग मनी। और ये मुझे आपकी वेबसाइट पे वो नहीं मिले कि आपकी फंडिंग रिसोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। तो आई नीड टू नो कि ये कितना जेन्युइन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन एयर आपसे बात कर रहा हूँ कि आप कितने जेन्युइन हैं कि अचानक ऐसे टाइम पे एक सर्वे निकलता है, पब्लिक मूड और है, केपीपी में गवर्नमेंट की तबाही फिरी है अभी पीटीआई की, आपका सर्वे कह रहा है महमूद खान बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मुझे ये पहले क्लियर कीजिएगा कि ये खर्चा किसने उठाया और ये फंडिंग किसकी थी सर्वे की? देखिए, मैं बार बार ये बात आ रहा हूँ कि हम अपने तौर पर ये सर्वे करते हैं और ये कॉस्ट इतनी उन कंपनीज की आती है जो जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है। हमारे लोग हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं जो हमें डाटा कलेक्ट करके भेजते हैं, इसलिए हमें उतनी कॉस्ट नहीं पड़ती जितनी उन लोगों को पड़ती है फेस टू फेस सर्वे की। जब आपके पास 600 के करीब लोग होंगे तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद, और ये सर्वे हमने किया है 65 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट का डाटा उधर से उठा के जब देते हैं तो वो कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं आती, वो रफली इससे हाफ से भी कम आती है कॉस्ट। तो इतनी कॉस्ट हम अपनी खुद रखते हैं हर साल। आपकी मेन फंडिंग सोर्सेज क्या है तारिक साहब? आपके डोनर्स हैं हमारे मेरे? देखिए, मैं पहले अपना तारुफ करा दूं। मैं पहले इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट के साथ नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जात की बात पे नहीं जा रहा है। प्लीज रेस्ट एश्योर्ड, मैं कोई आप पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, दैट वुड बी अनफेयर। आई जस्ट वांट टू नो कि एक इंस्टीट्यूशन आ रहा है, क्योंकि आज सुबह से मीडिया पे यही सर्वे चल रहा है, मैं सिर्फ उसकी जानना चाहता हूँ क्रेडिबिलिटी। इस पे मालिक अगर आप इजाजत दें, हाँ। तारिक, क्योंकि मैं तारिक के काम से वाकिफ हूँ, कम से कम पिछले 20 साल से तो ये सर्वेइंग का काम कर रहे हैं। ठीक है। और इससे पहले ये जो जितना भी इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का काम था सर्वेइंग का, ये उसके टेक्निकल एक्सपर्ट थे, और ये IPOR के नाम से चंद साल से काम कर रहे हैं। और ये सही कह रहे हैं कि जो ऑन ग्राउंड इनकी कॉस्ट होगी वो उन कंपनियों से कहीं कम होगी, क्योंकि वो मल्टीनेशनल तो सर्विस करते हैं। हाँ। तो जब बंदा अपने लिए वो कर रहा होता है तो उस पे नहीं, बट इज इट अ सीक्रेट? हमें वी वुड लाइक टू नो। नो ऑफ कोर्स, वो तो तारिक साहब बता सकते हैं, मुझे ये जानना, लेकिन व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये सर्वे के लिए किसने पैसे दिए, क्या दिए, ताकि वी वांट टू मेक श्योर कि कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। नहीं, इसमें ये सर्वे हमने अपनी कॉस्ट पे किया है और इसकी कॉस्ट में बता रहा हूँ जितनी आप बता रहे हैं आधे से भी कम है। इतनी कॉस्ट तो हम दूसरे प्रोजेक्ट से निकाल के कट डाउन करके रखते हैं। एक किस्म का हमारी कंपनी इन रहती है पब्लिक के अंदर। और जहां तक अगर ये शक की बात है, सिर्फ आप एक सवाल पर गौर कर रहे हैं कि बुज़दार या महमूद खान की, अगर आप ये देखें कि हमने ये सर्वे सीरीज में रिलीज किया था
पहले हमने पॉलिटिकल बैलेट टेस्ट रिलीज किया था जिसमें PMLN नंबर 1 पे आ रही है और लोग कह रहे हैं कि जी इनका PTI का ग्राफ जो है गिरा है और PMLN का ग्राफ ऊपर गया है। और सेम लोग हैं, यही वो सेम लोग हैं। जब इनसे हमने पूछा कि अमंग द 4 प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स कौन सा चीफ मिनिस्टर आप समझते हैं बेहतर काम कर रहे हैं, तो ये अमंग द 4 प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर्स की बात है, नॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर। तारिक, मुझे एक चीज आखिरी सवाल बता दीजिए, आखिरी सवाल ये है, क्या आपके क्लाइंट्स में कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं, पार्टीज के साथ हम करते हैं सर्वे और वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी करते हैं और करते रहे, माजी में भी हमारी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक, जैसे जी हाँ, तो जैसे ये जो पार्टीज जब सर्वे करवाती हैं वो रिलीज क्यों करवाएंगी, उसकी वजह ये है कि इट कट बोथ वेज। अगर इस सर्वे में अब देखें तो PMLN नंबर 1 आ रही है और अगर वैसे हम सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे देखें तो लोग कह रहे हैं कि जी बुज़दार साहब 51% पे हैं, जबकि अगर आप इसको देखें कंपेयर करें बाकियों से कुछ सिर्फ 3-4% ही आगे हैं वो। अगर महमूद खान साहब को देखें तो 48% पे। ठीक है तारिक, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट टेक अस रॉन्ग, हम सिर्फ टाइमिंग ऑफ द सर्वे वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जिस हालात में सर्वे आया और सारा कुछ, यू नो, इट रेजेस सर्टन क्वेश्चंस के यार कहाँ से अचानक सर्वे बड़ा कन्वीनियंट टाइमिंग पे आ गया। इट्स एन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस आल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने का। जी ज़रार, मैं अभी सर्वे की आपने बातें सुनी होंगी, तारिक से बात कर रहा था, वो ठीक है जी। ये इतना क्योस एकदम क्यों फैल गया पाकिस्तान में सारा? कोई वो एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट ठोक दिया कि जी वो शायद इमरजेंसी लग जाए इंदिरा गांधी स्टाइल, कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक लगता है ऑर्केस्ट्रेटेड केओस बन रहा है। मालिक, मुझे एक बात बताएं यार, कोई मुझे आप एक दिन निकाल लें पाकिस्तान की पूरी तारीख में जिसमें केओस ना हुआ हो, तो फिर हम इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चल रहा है यार, ये कोई नई बात है। देखें, आपने जो जिन बयानात का जिक्र किया कि बस ये हुकूमत मतलब दिन नहीं मतलब बल्कि घंटे मतलब माइक्रो सेकेंड में जब मैं ये जुमला ख़त्म करूँगा तख्त उछल जाएगा, ये तो बातें की जाती हैं जब कोई भी हुकूमत आती है। डे 1 से, चलो डे 1 नहीं, पहले 2 हफ्ते छूट मिल जाती है और उसके बाद यही बातें होती हैं। मैं सिर्फ इस दौर की बात नहीं कर रहा, पिछले दौर में भी डे 1 से PTI का यही था कि बस ये अब गए। मुझे याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो तकरीबन जितने भी टॉक शोज थे 9 बजे वाले, वो शुरू करते थे फातिहा के साथ कि बस सर जब तक मेरा भाई का मोनोलॉग ख़त्म होगा ना ये हुकूमत चली जाएगी। नहीं गई। और आई थिंक कि माजरत के साथ मेरा ख्याल है कि वी एज एन इंडस्ट्री हम सियासी बयानात को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते नहीं। मुझे एक बात समझाएं, पिछले दिनों एक प्रोग्राम में, अरशद के प्रोग्राम में आए हुए थे DG ISPR, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी हमारे पे स्पेकुलेशन ना करें, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। फिर डील्स वाली बात पे भी उन्होंने 2 कमेंट्स दिए, बल्कि मैं आपको अभी सुनवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब ये बातें इतनी कैटेगोरिकल हुई हैं तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स खुद किस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? पहले वो सुन लें DG ISPR ने क्या किया और फिर लेटेस्ट शहबाज गिल का भी मैं सुनवा देता हूँ आपको। देन आप दोस्तों से सवाल पूछूंगा। दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट दिस इज़ ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। अच्छा, अब इस पे ज़रा वो भी सुन लें कि पहले हाथ के ऊपर क्या कहा आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने, दूसरे वज़ीर ने और लेटेस्ट जो शहबाज गिल साहब ने क्या कहा, ये दोनों चीज़ें भी सुन लें।
डील नहीं हो रही, ढील भी नहीं हो रही। हर पार्टी ये चाहती है कि उस पर किसी का हाथ हो, वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। तलाल चौधरी ने कहा कि जो हाथ आपके सर पर थे अब वो नवाज शरीफ के पाँव में है। और चुप तब्दीली आई, ये 140 बंदे लेके बैठा हुआ था, वो टेलीफोन करने वाले बंदे जड़े है घेर के ले आता कि मेरे को जरा वोट पूरे हो। EMLN के 4 बड़े लीडर किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा आप हमें क्यों नहीं सोचते कि उन 4 आदमियों का नाम लें, कौन आदमी मिलने से गए थे, किससे मिलने गए थे, बताएं ना उसका। जो ये कहते हैं कि जी उनका, कभी कहते हैं उनका हमारे सर पे हाथ है, कभी कहते हैं सर हाथ पे हमारा सर है। इनकी भी ऑडियो आ रही है, इनमें से कुछ लोगों की आपस में बात करने की कि ये फड़े गए ने और पार्टी के उत्ते टेक ओवर कर लीजिए। सो जैसे पहले इनकी ऑडियो आई है, इनकी एक और ऑडियो अब आपके सामने होगी और वो मेरे दोस्त पे है, सहाफी पे, वो कब लाता है कि जो ये कह रहे हैं कि शरीफा ने छो सानू एक बारी ट्राई करो। तो थान सब ने खोल के सामने फेंके हुए हैं, कटवाना किसी ने अपनी मर्जी का है कि किसकी शेरवानी सिलने का सपना किसने देखना है। सारे सहाफियों से सवाल है और पाकिस्तान के जितने बड़े एंकर हैं उनमें से कोई मुझे बताए कि क्या उन्हें शरीफ पिछले 3 महीने से ये नहीं कह रहे कि हमें डील मिल गई है। तो जब आप बबांगे दोहल कह रहे हैं रोज कि हमें डील मिल गई है और पिछले 3 महीने से मिल गई, तो जवाब पहले आपने देना है आपको डील किससे मिली है। हर वक्त हर किसी से हर चीज मांगनी है, ये है शरीफ डॉक्ट्राइन। जरा मुझे नहीं समझना, नादान दोस्त हैं क्या है, खुद इनके वजीर कह रहे हैं हाथ इधर हाथ उधर। आज उन्होंने कह दिया है कि जी टेप भी, ऑडियो टेप भी आ रही है। ये तो खुद इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो खुद उंगली पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये दिस इज अ न्यू नॉर्मल हो क्या रहा है यार? दिस इज नॉट अ न्यू नॉर्मल, दिस इज द ओल्ड नॉर्मल। मैं एक एक बारी बारी आता हूँ। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं शोले के डायलॉग सुन रहा हूँ। हाँ, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, हाँ कितने आदमी थे मुलाकात में। एनीवे, जहाँ तक DGISPR की बात है तो देखिए अगेन अब थोड़ी सी हम रोल प्लेइंग कर लेते हैं ना। मालिक मैं हूँ, मैं अरशद शरीफ हूँ, चले आप है DGISPR। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या आपके साथ कोई डील हो रही है क्या? जिस तरह वो टिपिकल सवाल होते हैं, आप क्या जवाब देंगे कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है? ये देखिए, हम ना एक जवाब को एक बयान की तरह पेश करते हैं, ठीक है। आप मेरे से पूछें कि क्या ज़रार ये सच है कि हर रात आप रोडों पर निकलकर कुत्तों को कत्ल करते हैं? मैं कहूँगा कि नहीं सर, मैं कुत्तों को कत्ल नहीं करता। ये मेरा बयान नहीं है, ये मेरा जवाब है, ठीक है। अगर ये मेरा बयान होता तो फिर आप बिल्कुल कह सकते हैं कि यार आप कुत्तों की बातें क्यों कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो? वाकई इसका तो मतलब मुझे तो शक हो रहा है कि ये ज़रूर रात को निकल के कुत्ते को कत्ल करता होता हूँ, जो मैं नहीं करता, मैं कैटेगोरिकली कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे से सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब आएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं शेख रशीद साहब पे और शहबाज गिल साहब पे। हम यार इनमें क्या बात की है इन्होंने? ये वही टिपिकल बातें हैं जो दिन रात कर रहे होते हैं। और माजरत के साथ इन दोनों बयानात को मिलाकर ऊपर 250 रुपए डालें तो आपको एक पैकेट बेंसन एंड हेजेस का मिलेगा। इतनी इसमें वैल्यू है मेरी नज़र में। अगेन मैं एक ओरिजिनल पॉइंट, मैं एक मेन पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ। हम बात करते हैं कि यार क्या हुकूमत जा रही है, नहीं जा रही, ये कैसे गिराएंगे एक अलग बात है। मेरा तो सवाल आप सबसे ये है कि क्या ये गिराना चाहते भी हैं या नहीं? अगर गिराते हैं तो गिराने के बाद क्या होगा? एक दिन लुटियाँ होगी, अगले दिन किसी को तो ये मसला संभालना होगा ना बॉस। आपका क्या ख्याल है कि कोई संभाल सकता है? मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूं मालिक, नो वन कैन हैंडल दिस नाउ, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर पूरे 5 साल PTI या खान साहब ने मुकम्मल नहीं किए तो अगले 20 साल यही आपको नैरेटिव सुनना होगा कि जी हमने तो बस अगले 1.5 साल में हमने ये कर देना था, वो कर देना था, और ये जो करप्ट चोर डाकू माफियाज है ना, इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। आपका क्या ख्याल है कि ये सुनना चाहते हैं? दूसरी बात है कि अगर फर्ज करो हाइपोथेटिकल नो कॉन्फिडेंस हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस पास हो जाती है, नए इलेक्शंस होते हैं या जो भी होता है, इन हाउस चेंज होती है, फर्ज करें मरियम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनती है, आपका क्या ख्याल है कि महंगाई कम हो जाएगी? एक हफ्ते तक थोड़ी सी पार्टी होगी और उसके बाद जो लोग इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे। हाउ इज दैट अ पॉजिटिव? इस पे बात करते हैं। मज़र मुझे एक बात बताएं, ये अजीब सा तमाशा लग गया कि गवर्नमेंट के वुज़रा ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे ऑपोजिशन राब्तों में है। इससे एक अलार्मिंग पिक्चर ये भी निकलती है जैसे सबका ख्याल है कि अगले साल 1.5 साल में कोई ऐसा रैबिट कांट बी पुल्ड आउट ऑफ हैट
कि अचानक इकनॉमिक सूरत हाल बदले सब कुछ। आज प्रोजेक्शंस आई हैं, तेल की कीमतें 2022 में और बढ़ेंगी, 2023 में $86-90 तक जाने का, तो महंगाई बहुत बढ़नी है अभी आगे। तो ये 1.5 साल में ये तो कुछ होना नहीं है। क्या ये तो नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट के वज़रा बड़े तरीके से अभी से एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया इनडायरेक्टली, कि जैसे पता नहीं ये भी पुरानी हुकूमतों की तरह किसी साजिश का शिकार होने जा रहे हैं और अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट भी मिल के डील कर रही है, और अभी ये उसको बड़े और तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या इस तरह की तो कोई गेम नहीं लग रही? शुक्रिया मालिक, कह नहीं सकते, लेकिन एक और तरीके से भी सोच सकते हैं। मैं क्योंकि सिंध में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रही हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि एजेंसीज की कोई इंटरनल लड़ाई है, क्योंकि सिंध में ये बहुत हुआ है। सिंध में हमने देखा है 92 का ऑपरेशन जब हुआ था तो MI की सोच कुछ और थी, ISI की सोच कुछ और थी। MI नहीं चाहती थी कि कोई नया ग्रुप बनाया जाए, ISI ने ग्रुप बना दिया। उसी तरह एक आदमी जिसके पास एक वोट भी नहीं था वो चीफ मिनिस्टर भी बन गया सिंध में। मुझे ये लग रहा है इसलिए कि अदरवाइज मुझे बताएं कि DGISPR जब कैटेगोरिकली एक बात की तरदीद कर रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है वो एक अलग बात है, उसके बाद पूरी काबीना के वो सारे वजीर हु मैटर्स ये बातें करें, तो इस पे किसके ऊपर वो बात ये कर रहे हैं? वो PMLN को टारगेट कर रहे हैं या कहीं और टारगेट कर रहे हैं? कि जी कोई तो बात कर रहा है ना, किससे बात हो रही है? कोई DIG या IG से तो नहीं बात हो रही, और ना हुकूमत से बात हो रही है, तो फिर किससे बात हो रही है? तो वो तो मना कर रहे हैं, वो तो डिनाई कर रहे हैं, तो फिर बातचीत किस लिए हो रही है? कौन जाके बातचीत कर रहा है? बातचीत के लिए कौन कह रहा है? क्या बात हो रही है? ये तो फिर वही लग रहा है ना कि वफाकी हुकूमत या वफाकी वज़ीरा, और जब शेख रशीद, शहबाज गिल साहब, ऑडियो जिस तरह आपने शुरू में कहा, ऑडियो रिकॉर्डिंग किस तरह होती है, कहाँ से होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, हो सकता है किसी वक्त में वीडियो भी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या निशानदेही कर रही हैं कि हुकूमत कहीं और पोजीशन पे खड़ी है, अपोजिशन किसी और पोजीशन पे? क्योंकि हमें पता है कि अपोजिशन भी जब लॉन्ग मार्च की कॉल देती है या जब धरने की कॉल देती है, वो करती है, तो वो भी अपने खुद तो नहीं कर रहे होते, वो भी कहीं ना कहीं से कोई लाइन मिल रही होती है। ये भी हमने देखा है, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है ये कोई इंटरनल लड़ाई है जो हमें सामने नजर आ रही है। इसका फॉल आउट क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वैसे सर्वे, अगर जो सर्वे की आपने शुरू में बात की, तो इसके बाद तो PTI को फौरी तौर पे बलदियाती इलेक्शन पंजाब में करा देने चाहिए। मेरा ख्याल है वो सर्वे को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, खतरनाक हो सकता है। मुझे यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक लेना, कमर्शियल ब्रेक आगे के बाद आके ज़रा मुशर्रफ से भी पूछते हैं कि हमें ज़रा लॉजिक समझाएं कि जो मदर ऑफ ऑल बैटल या मदर ऑफ ऑल रैलीज निकलनी थी 23 मार्च को, 5 दिन बाद 6 दिन बाद अपना रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो लॉजिक क्या है कि क्या 4 दिन के लिए लोग निकालने आए, मुखड़ा दिखाना है और फिर वापस घरों को ले जाना है? ऑपोजिशन कितनी सीरियस है, इस पर ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। जनाब मुशर्रफ ये बताएं, ये जो डेट्स हैं, वैसे आज उन्होंने हिंट दिया है बिलावल ने, उनका बाकी बातें मेरी सारी मान ली हैं, तो हो सकता है हम मिल के कुछ चीज़ें कर रहे हैं। ही इज़ इंडिकेटेड दैट। और ख्वाजा आसिफ ने मेरे शो में कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि एक आधा हफ्ता ये ऊपर कर लें तारीख़ अपनी, वो एक आधा हफ्ता नीचे कर लें और मिल के ये कर लें। लेकिन ये 23 मार्च और फिर रमज़ान, फिर लॉजिक क्या है? सिर्फ तमाशा है? मैं नहीं समझता कि जो भी इसकी लॉजिक है, इसका जो सियासी हक़ाइक़ हैं या जो आउटकम्स हैं उससे कोई ताल्लुक़ है। असल जहाँ पे रबर हिट्स द रोड, जो मनी खेज इंगेजमेंट है ऑपोजिशन का, वो तो पार्लियामेंट में ना, सड़कों पे मतलब भांडपने के लिए तो इनको इलेक्ट नहीं किया गया था। तो खैर वो तो वज़ीर आज़म को भी नहीं किया गया था, और पूरी कैबिनेट और उनके तमाशा जो है वो आपके सामने है। तो शायद ये एक हिस्सा जो है वो बन गया है। अब ये 2014 के धरने के बाद से बना था या उससे पहले से ये तसलसल जारी है, जो भी है, ये वाज़ेह है कि ऑपोजिशन
कोई सीरियस नहीं है किसी तरह से भी। अगर होती तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सटेंशन पे जो रोना धोना जो है वो अपने रैलीज पे या प्रोटेस्ट पे या धरनों पे करते हैं, वो पार्लियामेंट में आके कर लेते। पार्लियामेंट में आके चुपकी बंद, बोलती बंद और ठप्पा लग जाता है। इसी तरह FATF लेजिस्लेशन पे उससे पहले और उसके बाद रोना धोना, जिस तरह वो रज़ा रब्बानी जो है वो आंसू जो है वो आ रहे थे उनको मिलिट्री कोर्ट्स वाले उस पर, उस वक्त तो बगैर आंसू के मैंने भी सपोर्ट किया था। वो गलती थी मेरी भी, उनकी भी, लेकिन कम से कम रज़ा रब्बानी को ये शर्म और हया थी। अभी बनी बिल पे उस पे मैं आ रहा हूँ, अपने बंदे पूरे नहीं किए, उस पे मैं आ रहा हूँ ना कि देखें एटलीस्ट रज़ा रब्बानी को ये शर्म थी कि उनको आंसू आए। ये अब हालात ये हो गए हैं कि बिल्कुल बगैर किसी शर्म हया के ऑपोजिशन एक वक्त में ये क्लेम करती है हुकूमत को जाना चाहिए, और जो मनी बिल था, हुकूमत को आपने फारिग करना है, आप मनी बिल फेल करवा दें, और मनी बिल फेल करवाना इतना मुश्किल तो नहीं था, ये कोई इतनी मजबूत हुकूमत तो नहीं है। लेकिन जिस पार्टी की ये सब नौकरी करना चाहते हैं, जो इस वक्त नौकरी इमरान खान कर रहे हैं, वो एक ही नौकरी के पीछे हैं, एक ही बॉस के नीचे वो काम करना चाहते हैं। तो ये दावा कि जी बहुत बड़ा कोई जो है कोई इनकलाबी तब्दीली जो है आने वाली है, वो पहले भी झूठ थी, वो हमें पहले 2018 से पहले भी पता था, और वो इसके बाद भी झूठ होगी। और एक और जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ गमगीन इस सब का उनसर है, वो ये कि जो लोग इस पूरे तमाशे के जिम्मेदारान हैं, वो ना उनको 2017 और 18 के जो उनके फैसले थे उनके लिहाज से उनको कभी जवाब देना पड़ेगा, ना जो आने वाले दिनों में फैसले अगर होते हैं, जब होते हैं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और जब तक इस मुल्क में निज़ाम ऐसे ही रहेगा कि जो जिम्मेदारान हैं उनको अपनी जिम्मेदारी जो है उसका खुमियाजा ना भुगतना पड़े, तब तक ये जो तमाशा जिस तरह आप देख रहे हैं, ये तमाशा इसी तरह मुझे एक बात बताएं, इस्लामाबाद में जो काफ़ी कनेक्टेड लोग हैं गवर्नमेंट से, PM हाउस वगैरह से भी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी एक आधी मीटिंग में वज़ीर आज़म ने ख़ुद अपने कुछ करीबी रुफ़का को कहा कि अगले 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जुमला भी बोला कि देखो अगर एक बारी क्राउड सड़कों पे आ जाएं तो उनको वापस डालना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए ये मार्च तक और ये बड़ा टेंशन हो सकती है। लेकिन जो जैसे मुशर्रफ बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो इनका रैलीज़ का स्केड्यूल है, फरवरी के एंड में वो निकल रहे हैं अपना बिलावल भुट्टो साहब पार्टी लेके, फिर मार्च के एंड में रमज़ान से बिल्कुल पहले, तो इसका मतलब कोई मोमेंटम तो नहीं बनता नज़र आ रहा। तो गवर्नमेंट के लिए कोई असल परेशानी फिर किस बात की है? और ये जो इस्लामाबाद में अब एक नई चल पड़ी है, वो जी इमरजेंसी की कोई बात हो रही है, मैंने नहीं सुना कहीं भी रेलेवेंट सर्कल्स में, मैंने ये बात नहीं सुनी, सोशल मीडिया पे है। और वो ख़ास तौर पर जब एहसन इकबाल साहब ने भी उस पर मैं ट्वीट दाग दिया तो उस पर ज़्यादा क्रेडेंस उसके अंदर आ गई। क्या ये इन बातों में किसी किस्म की हकीकत है? कुछ ग्राउंड रियलिटी में तो कोई इमरजेंसी या सदारती निज़ाम वगैरह कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इसकी। देखिए मालिक, असल चीज़ ये कि ये सवाल बहुत से लोग कर रहे हैं ना कि लॉन्ग मार्च क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी, लॉन्ग मार्च भी, फिर वज़ीर आज़म भी 3 माह अहम कह रहे हैं। और एक और अफवाह बहुत है, वो ये कि वज़ीर आज़म 3 माह में कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, तो कहीं ये लॉन्ग मार्च उससे तो लिंक नहीं है। ये भी देखना होगा कि ये जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि क्योंकि हमारे यहाँ एक रहा है माजी में इंटरनल प्रॉब्लम्स रही हैं, इंटरनल राइवलरीज तो नहीं, लेकिन अपना परसेप्शन से एजेंसीज काम करती हैं। तो मुझे तो इसमें क्योंकि ग्राउंड पे बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि धरना नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे, मार्च करेंगे और फिर हम ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन क्यों कर रहे हैं? एक दिन के मार्च के माने क्या हैं? एक दिन या 2 दिन के मार्च के नहीं, यही पूछ रहा हूं कि अगर आपने 5 लाख लोग भी निकाल लिया, लेकिन अगर वो 2 दिन बाद वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं तो फिर उसकी नेट रिजल्ट क्या है? इसीलिए कि क्या ये सिर्फ मार्च होगा या मार्च से ज्यादा होगा। अगर ये बात दुरुस्त है कि ये मामला जाहिर है, ये मार्च अगर किसी के कहने पर हो रहा है या उससे काउंटर कोई चीज़ आ रही है, तो फिर तो वो जो इमरजेंसी की अफवाहें हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं, तो फिर तो वो जहन में बात बैठती है कि अगर कोई इंटरनल कोई ऐसी लड़ाई चल रही है कि जिसमें कोई बड़ा फैसला होने वाला है, उस फैसले को कोई रोकना चाह रहा है, तो फिर तो हम एक तसादुम की तरफ जा रहे हैं। फिर तो बज़ाहिर ये बात इतनी आसान नहीं लग रही। फिर तो मुझे कॉन्फ्रंट्रेशन के अलावा कोई दूसरी चीज़। मुझे एक बात बताएं, आप पीपल्स पार्टी को बड़ा करीब से आप देखते हैं, जानते हैं। कुछ दिन पहले जब जरदारी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे वापस
PDM में पीपल्स पार्टी जाती नज़र नहीं आती। लेकिन आज जो बिलावल की बातें हमने सुनी हैं वो तो कुछ और इंडिकेट कर रही हैं। यही मालिक यही चीज़ है, और बिलावल और भी कह रहे हैं, बोल रहे मैं आपको हुकूमत जो है वो तब्दील करके दिखाऊंगा। अब वो क्या है जरदारी साहब क्यों होंगे? बिलावल ज़रूरी नहीं है कि PDM और पीपल्स पार्टी PDM में चली जाए, लेकिन ये तो मुमकिन है कि PDM और पीपल्स पार्टी का कोई एक इत्तेहाद कुछ पॉइंट्स पर बन जाए। लेकिन मैं इसको हो सकता है मैं कंप्लीटली पूरी मुकम्मल तौर पर गलत हूँ, लेकिन मुझे ये कोई ऐसी बात नहीं लग रही कि सिंपल पॉलिटिक्स हो रही है। ये मुझे सिंपल पॉलिटिक्स होती नज़र नहीं आ रही, ये मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स प्लस कोई चीज़ हो रही है। ज़रार, पावर पॉलिटिक्स ही पाकिस्तान की बहुत बड़ी रियलिटी है, और जब लोगों की बातें सुने, लीडरान की, पॉलिटिशियंस की, खुद उससे नज़र आता है। कल मुझे एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट फेडरल मिनिस्टर से मेरे साथ बैठे हुए थे खाने पे, तो उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। जब मैंने उनसे 3-4 महीने की बात की तो उन्होंने कहा एक्चुअली हमारा असल टेंशन सितंबर तक है, और सितंबर में आपको पता है कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर चेंजेस आएंगी, ये होगा, कुछ लोग आएंगे, नए लोग होंगे, तो शायद ये हमारा वापडा की बात कर रहे हैं आप। तो क्या इस वक्त जो ये इश्यूज हैं, बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन का बुरा हाल है, इकॉनमी बिल्कुल स्पाइरल के अंदर है, डाउनवर्ड स्पाइरल में बहुत इश्यूज हैं, क्या इमरान खान का मसला ये है कि वो ये कुछ पॉपुलर इश्यूज को डील करें कि उनकी पूरी कंसंट्रेशन अब सितंबर तक पावर पॉलिटिक्स रिलेटेड इश्यूज पे ही रहेगी? देखिए, असूलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी चीज़ वज़ीर आज़म के थ्रू ही हो ना। आई मीन, आपके पास कैबिनेट क्यों होती है? आपके पास एक स्पेशल एडवाइजर्स और तर्जुमानों की पूरी फौज क्यों होती है कि कुछ चीज़ें वो भी हैंडल करें? अब इमरान खान के तवज्जो जहाँ पर भी हो, द इकॉनमी इज़ अ सेपरेट इशू इंटायरली ना। और जहाँ तक देखें, अगेन अगर ये हुआ तो फिर ये होगा। मेरा ख्याल है कि जितनी गौर से हम इन बयानों को देखते हैं, मेरा ख्याल है कि जो बयान दे रहे हैं ना, वो खुद इतने गौर से उनको नहीं बोलते। जैसे कि कोई कह रहा है कि जी हो सकता है, कोई कह रहा है नहीं हो सकता। दे आर लीविंग देयर ऑप्शंस ओपन। नंबर 1 प्रॉब्लम, अब मैं पावर पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, जिस इदारे की आप बात करें, यकीनन आपका वापडा की तरफ ही इशारा था ना। वापडा की सरबराह की तब्दीली होने वाली है, या शायद उनको एक्सटेंशन मिल जाए, मुझे नहीं पता। GMs भी रिटायर होंगे ना, GMs वगैरह भी रिटायर होंगे, नए लोग आएंगे हैं, GMs वगैरह भी रिटायर होंगे, बिल्कुल। और आपको पता है बिजली का भी बुरान। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं इनके बारे में ना कुछ कर सकता हूँ, ना मैं इनके बारे में फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ जानता हूँ। एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता। मुझे एक हुकूमत को क्रेडिट देना है। आपने सुना होगा ना, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, सुना है ना आपने? तो अगर लोग बीमार हैं, तंग आ गए हैं कि इतनी महंगाई है, तो आज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के जो तर्जुमान हैं मुजम्मिल असलम साहब, उन्होंने एक लाजवाब दलील पेश की है। और मतलब ये ऐसी दलील है कि उसके सुनने के बाद आप वाकई ही लाजवाब ही हो जाते हैं। और वो क्या है कि ट्वीट की कि एक तरफ महंगाई बोला जा रहा है, दूसरी तरफ मुकामी खाने पीने की अशिया में मुसलसल कमी देखी जा रही है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? और नीचे स्क्रीनशॉट लगाया है, ये जो SMS ऑफर नहीं आती कि शान शूप मसाला नूडल्स 31 रुपए कम हो गए हैं। ये है आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, और वो एक SMS मैसेज जो एक स्पेशल डील है, क्योंकि शूप वालों की कंपटीशन है कनौर के साथ, तो वो सस्ते दाम में बेचना चाह रहे हैं ताकि मार्केट कैप्चर करें। ये बतौर सबूत पेश कर रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। अब मेरे नज़दीक कोई दीवार नहीं है, नहीं तो अगर होती तो मैं ज़ोर ज़ोर से अपना सर उस दीवार में मारता। दीवार भी टूट जाती और मेरा सर क्योंकि बहुत सख्त है, मेरा सर को कुछ नहीं होता, लेकिन दीवार टूट जाती और ऑफिस का खर्चा होता। यार, इज दिस नॉट अ जोक? हाँ, आप मुझे बताएं, दिस इज द स्पोक्स पर्सन सेइंग दिस। अब इसके ऊपर जवाबात भी लोगों के लाजवाब है, वो ब्रिलियंट। क्योंकि पाकिस्तानी कौम में अगर एक खासियत है ना यार, कि हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, अगर ये ओलंपिक स्पोर्ट होती हमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों मेडल मिलते। यूं एक बंदे ने कहा कि लेकिन सवा नामी एक खातून है जो पहले 50 रुपए इजी लोड मांगती थी, अब वो 150 रुपए मांग रही है। तो आपने CPI और SPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स सुना है ना। अब आप शूप नूडल्स
और सबा इजी लोड प्राइस इंडेक्स भी सुन लें। सो दिस इज देयर प्रॉब्लम। पूरी ऑपोजिशन को आप एक गुठे में बंद करके साइड पर कर देना, ये लेकिन ये ऑपोजिशन बड़ी ये तो चले एक फनी बात है ना, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन ज़रार ये बड़ी सीजन्ड ऑपोजिशन है, ये 30 साल से पावर में है, ये समझते हैं पावर पॉलिटिक्स। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन पैदा हुई है, आपको नहीं पता था। उसके 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब खुद जश्न मना रहे थे कि जी लाखों गाड़ियां जा रही हैं मरीन, ठीक है। मेट डिपार्टमेंट ने बकायदा आपको बताया था कि भारी बर्फबारी होने वाली है। इंतजामिया के पास पूरे एसओपीज थे जो पिछले सालों में हर साल इस पर इंप्लीमेंट होते थे, किसी ने कोई काम नहीं किया। और हमारे जो वहां पे मुकामी रिपोर्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर आबिद साहब, उनसे मैं बात कर रहा था। उसने कहा कि सर सारा मसला ही ना टीम लीडर के साथ है, और टीम लीडर जिनके बारे में अभी वो जो सर्वे की आप जिक्र कर रहे थे वो हैं उस्मान बुज़दार साहब, क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, आई हैव टू कट यू बिकॉज़ दे शाउटिंग इन माय ईयर। और आगे मैं आके पूछूंगा आप सबसे लास्ट सेगमेंट में कि इस वक्त ऑप्शंस हैं क्या इमरान खान के पास, क्या कोई बड़ी चेंजेस करें, बिग चेंजेस, जनाब चीफ मिनिस्टर्स बदलें 2 सूबों में और बंदे चेंज करें और लगे कि पूरा रिवैम्प हो रहा है, या इज इट टू लेट फॉर दैट? ये बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम टू द शो। बड़ा थोड़ा टाइम है, क्या इमरान खान के पास कोई बिग टिकट आइटम्स हैं? ऐसे क्या बड़े स्टेप करेंगे कोई नॉर्मल सी आए, लगे ये मिस्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज खत्म हो? मालिक, मैंने अपने इस हफ्ते के कॉलम में 3 जो है बुनियादी स्टेप्स जो हैं वो एडवाइस किए हैं, क्योंकि मेरा ये व्यू है कि जितनी भी ये जो चहमगोइयाँ हुई हैं, जो हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है, सही कह रहे हैं, आपने दुरुस्त फरमाया, कोई सीरियस खबर जो है वो ऐसी नहीं है, बस ये सोशल मीडिया पे शोर मच रहा है। खान साहब को बजाय अपने जो भांड उन्होंने अपने गिर्द जमा किए हुए हैं, जिनमें से कुछ का तस्करा हो चुका है, कुछ का नहीं हुआ, रोज़ाना टीवी पे आते उनके क्लिप्स भी आपने भी चलाए, उनसे थोड़ा हट के 3 बुनियादी स्टेप्स लेने उन्होंने, ताकि आम पाकिस्तानी अवाम को ये एहसास हो कि ये एक जागती हुई हुकूमत है। सबसे पहले ये कि जो एहसास प्रोग्राम का कोविड के दौरान एक इमरजेंसी कैश फैसिलिटी दी गई, 15 मिलियन, यानी कि 15 मिलियन फैमिलीज को 12 हज़ार रुपये मिले। आप उसको थोड़ा बढ़ा के इन्फ्लेशन के लिहाज से 15,000 रुपये करके डिस्ट्रीब्यूट करें एहसास इमरजेंसी कैश। ये रमज़ान आने वाला है, बाय द टाइम मौलाना साहब पहुंचते हैं अपने धरने पे, आप ये स्टेप लें और ये रमज़ान के शुरू होने से पहले शुरू कर दें। दूसरा, जो आपने बैंक लोन्स और हाउसिंग स्कीम के लिए जो लोन फैसिलिटीज़ बैंकों को जो आपने पुश किया है, उसको आप मज़ीद पुश करें। इस तरह के आप, क्योंकि टाइम कम हो रहा है, इस तरह के आप स्टेप्स लें कि मईशत में जो बुरे हालात हैं उसको मिटिगेट किया जाए। ये फॉग ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, जी मजहर, ये जो हवाई बनी हुई इस्लामाबाद में, ये होगा, ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला, किस तरह क्लियर कर सकता है इमरान खान? कौम से खिताब करके मेरे ख्याल में अगर कल आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो गए हैं, 2 बातें हुई हैं। एक शाह फरमान और महमूद खान से उनकी मुलाकात हुई है, और दूसरे एक तकरीब में उन्होंने परवेज़ खटक की बहुत तारीफ़ की है। तो ऐन मुमकिन है कि 2000 अगले इलेक्शन से पहले परवेज़ खटक की वापसी हो जाए। इस चीज़ के इम्कानात को हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि परवेज़ खटक की वहाँ भरपूर तरीके से जो तारीफ़ की गई है उससे बहुत सी एड्रेस टू द नेशन। ज़रार, बिग टिकट आइटम क्या है? ये कंफ्यूजन, ज़रा स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, लेट्स जस्ट बी क्लियर अबाउट दैट। हमारा जो सिस्टम है इट इज़ डिज़ाइन टू बी अनस्टेबल, और उसके भी कुछ वजूहात हैं। अब ये फिर बहुत एक लंबी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। देखिए, अगर आप ये राय रखते हैं कि ये सब स्टेज है, सब ड्रामा है, जो कुछ भी होता है वापडा के या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के इशारे पर होता है, तो फिर तो कोई स्पेकुलेशन का फ़ायदा ही नहीं है। फिर सारी चीज़ों का दारोमदार है कि सितंबर में एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है। दूसरा, इफ यू टेक द व्यू कि नहीं, अवाम की राय और मुल्क की जो ओवरऑल हालात हैं, दैट प्लेज अ रोल, एंड मैं इन दोनों चीज़ों के दरमियान में हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है कि इट इज़ टू लेट, ठीक है। मुशर्रफ बहुत सिंसियर है और दिल से उन्होंने बात की कि ये जो भांड आपने इकट्ठे किए हुए हैं इनको थोड़ा दूर करें, लेकिन पता है मसला क्या है? आपको चाहिए ही भांड। क्राइटेरिया पता है क्या है? क्राइटेरिया परफॉर्मेंस नहीं है सर।
क्राइटेरिया है कि आप कितनी खुशामद कर सकते हैं और आप ऑपोजिशन। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम ज़रान, सो ऑलवेज अ प्लेजर ऑल ऑफ यू गाइस, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। नाज़रीन आज बिल्कुल कंक्लूजन का टाइम नहीं है, आप खुद ही फैसला कीजिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, बहुत साल हो गए हैं इस्लामाबाद में, बहुत दिहाइयाँ हो गई यहाँ रहते हुए, ये केओस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। देयर इज़ अ मेथड टू मैडनेस एंड वी होप कि जो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है इसको सेंसिबली और मेच्योरिटी के साथ डील करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।